कि आप V1 एंड V2 में रिलेशन बता दो, V1 एंड V2 में आप रिलेशन बता दो। तो करना क्या है, अच्छा यहाँ से कुछ कुछ एंगल ले लो, आपका 60 डिग्री ले लो आप यहाँ एंगल यहाँ से, ठीक है। तो क्या करना है, पहले देखिए, पहले मैंने क्या बोला कि पहले टेंशन को मार्क करो। तो इसमें आपका टेंशन लग रहा था T, इसमें आपका टेंशन कितना लग रहा था, T लग रहा था। तो यहाँ से भी तो आपका टेंशन T लग रहा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका टेंशन T ना लग रहा हो, ठीक है। अच्छा, अभी फोर्स जो है आपका इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है फोर्स। अगर मैं इस वाले छल्ले की बात करूँ तो यहाँ पर फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, पर जा रहा है ओरिजिनल इसका फोर्स, ओरिजिनल टेंशन तो ही है, बट जाएगा इधर की तरफ, जाएगा इधर की तरफ। तो इस डायरेक्शन में आपकी एक फोर्स होनी चाहिए। तो ये वाला, इस वाले फोर्स का अगर मैं इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ले लूँ तो T cos थीटा होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है। एक्चुअली ये वाला T cos थीटा ओरिजिनल है। इस फोर्स का एक कंपोनेंट, ये वाला फोर्स इसको लेके इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट x2 है, x1 है, और इसमें आपका फोर्स T ऊपर में लग रहा था और इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे में लग रहा था। अब यहाँ से अगर आप टेंशन वर्क जीरो थ्योरम लगाते हो, टेंशन वर्क जीरो थ्योरम अगर लगा लेते हो, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपका सेम डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि T cos थीटा इंटू x1 माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो यहाँ से आपका Tx2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं बोलूँ कि T cos थीटा x1 आपका Tx2 है, तो यहाँ से T कैंसिल, cos थीटा का वैल्यू आपका cos 60 डिग्री है, x1 इज इक्वल टू x2। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि cos 60 आपका कितना होता है 1/2। तो यहाँ से x1/2 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x2 होगा। अगर x1 इज इक्वल टू 2x2 होगा, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपका v1 इज इक्वल टू 2v2। तो सवाल सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। आप इस फोर्स को जो ओरिजिनल जिधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है उसके डायरेक्शन में आपका फोर्स कितना होगा, और आप वहाँ से टेंशन वर्क जीरो थ्योरम हर ब्लॉक के लिए लगाओ और यहाँ से आपका आंसर मिलेगा। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो हो गया स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के सवाल, मतलब आपका आइडियल पुली के केस में। अगर मैं बोलूं कि अब जैसे मान लो कि यहाँ पर पुली है, यहाँ से आपका 3 kg 2 kg, ठीक है, 3 kg 2 kg, फाइंड द acceleration of 3 kg and 2 kg ब्लॉक। अगर मैं पूछूं कि एंड टेंशन, ऑल्सो टेंशन, एंड टेंशन भी बताना है, तो इसमें अगर 2 kg और 3 kg के लिए अगर मैं एक्सेलरेशन बताना चाहूँ और इसका टेंशन भी अगर पूछ रहा है, तो इस तरह के सवाल को कैसे करना है आप देखिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले अपने को क्या करना है कि टेंशन को एक चीज़ बताओ कि कौन सा ब्लॉक किधर जाएगा। 2 kg का ब्लॉक और 3 kg का ब्लॉक अगर मूव कर भी रहा है, अगर फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि 3 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और 2 kg वाला ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इस पर अगर मैं इस 3 kg ब्लॉक का एंड 2 kg ब्लॉक का मैं अगर एफबीडी बना लूँ तो काम हो जाएगा। पहली बात कि इस 3 kg ब्लॉक पर ऊपर में एक टेंशन T लग रहा था, यहाँ से भी आपका टेंशन T लग रहा था, यहाँ से भी T था और यहाँ से भी T था। तो अगर मैं 2 kg और नीचे में आपका तो 3g था ही, बट ये वाला नीचे जा रहा था, इसलिए इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होगा और इसका एक्सेलरेशन आपका ऊपर में होगा पॉजिटिव, और इसका एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है तो आपका नेगेटिव। ओके, ठीक है। बट पूरे रस्सी में आपका डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपका एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, स्ट्रिंग के लिए
सेम रहने वाले हैं, क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। tx1 इज इक्वल टू tx2 मतलब a1 इज इक्वल टू a2, यानी कि पूरे रस्सी में जो रस्सी का जो आपका जो स्ट्रिंग में आपका जो फोर्स की वजह से जो रिलेशन निकल के आ रहे थे वो आपका सेम हो रहे थे। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू टेंशन वर्क जीरो थ्योरम इन द स्ट्रिंग for every point having the same tension, same force, same displacement. So now we have to write down the FBD of 3 kg block individually and 2 kg block. अगर मैं 3 kg ब्लॉक पर चर्चा करूं तो ऊपर में इसमें एक फोर्स लग रहा था टेंशन T, नीचे में आपका 3G था और जा किधर की तरफ रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था ए से। तो इसका इक्वेशन क्या होगा भाई, तो इसका इक्वेशन चूंकि नीचे में जा रहा है 3G लग रहा है तो 30 माइनस टी इक्वल टू मास आपका 3a हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स मैंने लिख दिया इस पर आपका, इस FBD का 3 kg ब्लॉक के लिए मैंने नेट फोर्स 30 माइनस टी इक्वल टू 3a। अगर मैं 2 kg ब्लॉक पर बोलूँ तो इस 2 kg वाले ब्लॉक पर टेंशन ऊपर में, नीचे में 2G, ओके, और जा रहा था ऊपर में फोर्स के डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेटेड था। तो आपका जो इस पर जब मैं नेट फोर्स अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ऊपर में फोर्स T माइनस नीचे में 20 इज इक्वल टू 2a। यहाँ से आप क्या करो कि इसको ऐड करो तो T से T कैंसिल, 30 माइनस 20 यानी कि 10, 3 do 5a, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है मतलब 2 kg का भी एक्सेलरेशन और 3 kg का भी एक्सेलरेशन 5 है, तो इसका मतलब कि टेंशन कितना होगा भाई, तो टेंशन यहाँ से आप कर लो, इसमें रख लो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a प्लस 20। आप यहाँ से ए रखो, 5 दूना का 10 और 10 और 20 30, यानी कि टेंशन कितना हो गया आपका 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन का आपका फोर्स एंड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी ऐसा सवाल अगर आता है तो इंडिविजुअली आप क्या करो, मैं कोई भी फार्मूला मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, आप सीधे इसको सिंपली आप करो, कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। m1 माइनस अगर m2 बड़ा होगा, m1 बड़ा होगा तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस इंटू में g, मैं ऐसा कोई फार्मूला देने वाला नहीं हूँ। आप सीधे सिंपली आप ब्लॉक का अलग अलग FBD बनाओ और 2 इक्वेशन लिख के आप सीधे करो, कोई रटने की जरूरत नहीं। फंडामेंटली आप स्ट्रांग रहो और कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं, सवाल डेफिनेटली बनेंगे। इसमें मैं एक और सवाल इसमें मैं दे रहा हूँ, क्या से ऐसे ब्लॉक ए है, ये सब सवाल आपका JEE मेंस वगैरह में पूछा ही जा चुका है, उसी के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, बस सिर्फ डेटा चेंज है और कुछ नहीं। यहाँ से आपका एक पुली ऐसे है, पुली एक लटका हुआ ऐसे और यहाँ से ऐसे इस तरह से ऐसे है और यहाँ से भी एक पुली ऐसे लटका हुआ है। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C ब्लॉक है, ठीक है, ओके। इस तरह से ऐसे इसमें पूछा गया है कि आपका रिलेशन आपको बताना है, A1 और A2 में आपका रिलेशन बताना है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, जैसे मैं बार बार मैं बोल रहा हूं कि आप कितना इधर मान लेते हैं कि इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है x1, इधर की तरफ x2, इधर की तरफ x3, तो आप डेफिनेटली x1 x2 से ना जाके मैं स्ट्रिंग के हिसाब से मैं बोलूं कि आपका A1 ही मान के चलो, A2 ही मान के चलो, दोनों में आप रिलेशन लिख सकते हो। एक्चुअली में x1 इज इक्वल टू अगर x2 है तो A1 इज इक्वल टू A2 तो होगा ही होगा रिलेशन करके। तो मैं डायरेक्ट अगर मैं A1 A2 से भी मैं अगर सवाल को अगर बनाना चाहूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं मान लूँ कि इसका एक्सेलरेशन A1 है, मान लेता हूँ, मान लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, और इसका एक्सेलरेशन अगर A2 है
और इसका एक्सेलरेशन मैं a3 मान लेता हूँ सपोज्ड, तो क्या मैं यहाँ से इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या रिलेशन? अगर मैं x1 x2 x3 का रिलेशन अगर मैं उससे आप अगर उससे करना चाहते हो तो आप कनेक्ट करके कर सकते हो, बस उसमें 2 इक्वेशन और लगे, 2 स्टेप और लगेंगे। बट अगर मैं डायरेक्ट a1 a2 a3 अगर मैं मान लेता हूँ तो क्या मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह पर मैं फोर्स इंटू a1 लिख सकता हूँ, क्योंकि हर जगह आपका टेंशन तो सेम ही रहने वाले, फोर्स तो आपका सेम ही रहने वाले, देयर इज नो चेंज। ओके, सो मैं इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकता हूँ या मैं फिर इंडिविजुअल भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ, बस एक चीज़ याद रखना, अपने को फोर्स को थोड़ा मार्क करना बनता है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस रस्सी में टेंशन T लग रहा था, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से भी T लग रहा होगा। ओके, तो यहाँ अगर T लग रहा है तो यहाँ पर कितना लग रहा होगा भाई साहब? अगर T लगेगा तो यहाँ डेप T तभी लगेगा जब यहाँ T/2 होगा, तभी तो T/2 T/2 T हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो कि यहाँ पर 2T लग रहा है, अगर 2T लगेगा तो इसमें TT कर लो, तुम्हारे ऊपर है जैसे मानना है। अगर या तो T/2 यहाँ कर रहे हो, T कर रहे हो तो यहाँ T/2 लिखो, अगर यहाँ 2T मान रहे हो पूरे स्ट्रिंग में यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से आप TT लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ से भी आपका T/2 तो ये दोनों ब्लॉक जो है ना, ये दोनों ब्लॉक तो नीचे ही जा रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसमें फोर्स लग रहा था ऊपर में। अब यहाँ पर इस वाले ए ब्लॉक जो है आपका फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, तो मैं टेंशन वर्क जीरो थ्योरम से ही मैं उसको इंटरकनेक्ट करके मैं डायरेक्ट अगर एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि T इंटू में a1 पॉजिटिव है, और इस वाले में आपका फोर्स T/2 ऊपर में और एक्सेलरेशन नीचे में, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि माइनस T/2 a2, और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा माइनस T/2 a3 इक्वल टू 0। मैं x1 x2 नहीं लिया, डायरेक्ट मैं यहाँ से a1 a2 में मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख सकता हूँ वहाँ से। तो यहाँ से क्या करो आप, हाँ 2 से मल्टीप्लाइड कर लो, तो यहाँ से 2T/a1 माइनस T/a2 माइनस T/a3 इक्वल टू 0। T कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, तो 2a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3, तो मैं बोल सकता हूँ कि a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3 बटा में 2। बहुत ही फंडामेंटल रिलेशन आया है। ऐसा सवाल आपको SC वर्मा में भी मिलेगा। ऐसा करने के लिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, बट अगर आपको ये सब स्टेप आपको अगर पता है, जितना मैंने प्रीवियस में मैंने जितना बताया, तो आप उतना इक्वेशन लिखने के बजाय डायरेक्ट आप यही वाला रिलेशन अगर लिख पाओ तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें कोई कभी भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, यहाँ से गलती होने की कोई संभावना नहीं है। सो आप डायरेक्ट इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो कंस्टेंट के हिसाब से। ये आपका कंस्टेंट इक्वेशन आपका हो गया, इस पूरे रस्सी का आपका एक कंस्टेंटली आपको मैं यहाँ से फॉलो करके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ऐसा ही टाइप के, मतलब थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करूँगा और कुछ नहीं, मैं इक्वेशन लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ बस। आप इक्वेशन लिखोगे और ऐसा सवाल आपको SC वर्मा में मिलेगा करने के लिए, सीट में आपकी मिलेंगे जो भी होंगे, JEE मेंस JEE एडवांस में आपके इस तरह के सवाल डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, बस डेटा चेंज रहेगा, बस अपने को सवाल करने हैं और ये सब कॉन्सेप्ट का यूज करके आप अपने सवाल को करो। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से आपका एक और ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है M1, ठीक है। यहाँ से आपका एक पुली भी ऐसे है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से है आपका, और यहाँ से आपका
ब्लॉक जो है ना ऐसे कनेक्टेड है। M1 ले लो, इसको आप M2 ले लो, इसको आप M3 ले लो, ठीक है। और मैं बोलता हूँ, मान लेता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका चूंकि आगे की तरफ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन मैं A2 मान लेता हूँ M2 वाले के लिए, और M3 वाले के लिए एक मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि एक्सेलरेशन A3 है, ठीक है। तो मैं तीनों ब्लॉक का, अगर ब्लॉक ऐसा सवाल रहेगा तो तीनों ब्लॉक का मैं अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ और एक्सेलरेशन अगर मैं फाइंड आउट करूँ, आपका यहाँ सवाल यही है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1, M2 एंड M3। M1, M2 एंड M3 के लिए आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर लिखना है। तो करना क्या है, पहले देख लो यहाँ से। एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ से T लेता हूँ, टेंशन T मानता हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ से टेंशन 2T लगेगा। अगर यहाँ से 2T लगेगा तो यहाँ भी 2T लगेगा, कोई शक वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि हर इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। हर इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, FBD बना लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर M1 के लिए मैं पहले M1 पर बात करता हूँ। तो मैं अगर इस वाले ब्लॉक पर नेट फोर्स इसका FBD अगर मैं बनाना चाहूँ, FBD फॉर M1, अगर मैं M1 के लिए FBD बनाना चाहूँ तो क्या होगा, देखो भाई। तो पहली बात बताओ कि इस M1 पर इधर में तो आपका एक 2T एक फोर्स लग रहा था, एक्सेलरेशन आपका इधर की तरफ था, तो इस पर आपका नेट फोर्स कितना होगा, कितना होगा नेट फोर्स। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स चूंकि 2T था, पीछे में कोई भी नहीं था, नेट फोर्स मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ, मैं यहाँ से ऐसे बोल सकता हूँ कि F नेट जो है आपका नेट मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो नेट फोर्स आपका कितना है, 2T है। 2T इज इक्वल टू आपका M1 इंटू एक्सेलरेशन A1 है। एक इक्वेशन यहाँ से हो गया। अगर मैं 2 kg वाले ब्लॉक पर आता हूँ, M2 वाले ब्लॉक पर आता हूँ, तो उस M2 वाले ब्लॉक पर क्या क्या लग रहा था। पहली बात बताओ कि ऊपर में तो एक टेंशन T लग रहा था, एक्सेलरेशन इसका नीचे था, और नीचे में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका M2G लग रहा था, और मूव किधर की तरफ कर रहा था, इधर की तरफ A2 से मूव कर रहा था। तो इसका अगर मैं FBD बना तो लिया हूँ, इसका अगर मैं नेट फोर्स इस पर अगर मैं लिखना चाहूँ, तो आपका M2G नीचे की तरफ फोर्स है, मतलब एक फोर्स नीचे में भी लग रहा था M2G ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका नेट फोर्स क्या क्या हो जाएगा यहाँ से, तो M2G माइनस T इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, M2 इंटू A2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। मैं फिर क्या कर लेता हूँ, 4M3 के लिए मैं अगर FBD बनाना चाहूँ, M3 के लिए मैं अगर FBD बनाना चाहूँ, तो इस M3 पर ऊपर में टेंशन T लग रहा था, नीचे में M3G लग रहा था, A3 से एक्सेलरेटेड था। इसका इक्वेशन क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा इस पर, तो इस पर आपका M3G माइनस ऊपर में T इज इक्वल टू में मास आपका है M3 इंटू A3। इक्वेशन नंबर 3। एक बात बताओ, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में A1, A2, A3 कितने वेरिएबल हैं, एक टेंशन 4 वेरिएबल, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, मेरे पास 4 वेरिएबल है, टेंशन A1, A2, A3। तो कैसे हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। 3 इक्वेशन 3 अननोन डेफिनेटली कर सकते हैं, 3 इक्वेशन 4 अननोन हो ही नहीं सकता है, ना कोई कर पाएगा ना कभी हो पाएगा, सवाल ही गलत है। तो मैं चौथा इक्वेशन कहाँ से लेके आऊँ, तो मैंने अभी बोला कि आप अगर कंस्ट्रेंट मोशन के हिसाब से अगर टेंशन वर्क जीरो थ्योरम अगर आप लगा लेते हो, तो वहाँ से रिलेशन लिखोगे जो मैंने पीछे बताया अभी इसके पीछे वाले सवाल में। तो अगर इसका एक्सेलरेशन अगर A1 है, इसका एक्सेलरेशन अगर A2 है,
इसका एक्सेलरेशन अगर a3 है तो इस पर मैं अगर टेंशन वर्क जीरो थ्योरम अगर मैं लगा लूं तो क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम टेंशन वर्क जीरो थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूं कि इस पर लगने वाला फोर्स T, डिस्प्लेसमेंट अगर x1 है तो a1 मान लेते हैं। तो अगर मैं इस पर रिलेशन अगर लिखना चाहूँ, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 2ta1 लिख सकता हूँ। a1 आप कहाँ से लिख रहे हो, पोजीशन से ही a1 लिख रहे हो। ओके, अच्छा इस वाले में आपका क्या होगा, फोर्स ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, फोर्स ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो माइनस होगा, मैं उधर लेके चल जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि टी ही होगा ना, ta2 प्लस ta3। ओके, यहाँ से आप t कॉमन लेके हटा दो, तो यहाँ से आपका 2a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3। तो मैं यहाँ से a1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, a2 प्लस a3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन, 4 अननोन, सवाल डन। चारों को आप इंडिविजुअली आप कनेक्ट कैलकुलेट करो, इक्वेशन लिखो, तो सवाल आपका क्या हो गया, खत्म। बस यही, और कुछ नहीं है। ऐसा सवाल आपको मिलेगा आगे चल के मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। बस तीसरा 3 तक तो लिख पाएगा, बट चौथा लिखने के लिए आपको वही सोचना पड़ेगा। आपको कंस्ट्रेंट मोशन के हिसाब से आपको टेंशन वर्क जीरो थ्योरम लगाना है और फिर सवाल को अपने को खत्म करना है। समझ में आई बात? 4 इक्वेशन, 4 अननोन आप सोल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, रख दो एक दूसरे में, कैलकुलेट करो। ऐसा आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने बस इसका फॉर्मेट मैंने बताया कैसे किया जाता है इस तरह के सवाल को, ठीक है। तो अगर आपको डाउट हो, जो भी चीज़ का जो भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में आज के वीडियो लेक्चर में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट को डालिए, मैं आपको वहाँ पर बता सकता हूँ, आपको कांटेक्ट भी कर सकते हो। बट अगर प्रॉब्लम अगर आपको है तो प्रॉब्लम का सलूशन तभी हो पाएगा जब आप सवाल को करोगे। अगर आप वीडियो देख रहे हो और ये सब एक कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो कर रहे हो, फिर आप फॉलो करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। SCB लगाओ, एरोडॉब लगाओ, जो भी आपको सीट मिल रही है आप लगाओ, आपसे सवाल डेफिनेटली बनेगा। आज जो मैंने जितना बताया मैक्सिमम आपका टेंशन का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में मैंने शॉर्ट ट्रिक बना के रखा है, तो शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा और आप शॉर्ट ट्रिक से भी सवाल को कर सकते हो। बट पहले अपने को फंडामेंटल तरीका पता होना चाहिए। अगर बेसिक तरीका पता ना हो तो आपसे सवाल होगा भी नहीं। इसलिए पहले आप बेसिक को समझो, बेसिक से इक्वेशन लिखना स्टार्ट करो, उसके बाद फिर तो है ही ट्रिक, है ट्रिक सेकंड ऑप्शन तो है ही, प्लान बी। तो आप सवाल को करो, जितना आप सवाल लगाओगे उतना ही आपके पास एक्सपीरियंस आते जाएगा। आपसे हर सवाल लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि आपसे सवाल बनेगा ही नहीं बनेगा। स्टार्टिंग में नहीं बन पाए, बट आप फॉलो करो तो डेफिनेटली बनेगा। आप डेली पैटर्न आप क्वेश्चन लगाते जाओ 10-15 तो डेफिनेटली सवाल बनेंगे। आप SCB को पहले पूरा लगाओ, SC वर्मा के सवाल को पूरा लगाओ, फिर आपको जो शीट दिया जाता है आप उस शीट के सारे सवाल लगाओ, फिर बनेंगे। फिर मैं इसके आगे मैं थोड़ा और कुछ इसमें बताऊँगा, शॉर्ट ट्रिक वगैरह, फिर उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, चलिए ठीक है।